Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। मैं मनीष कुमार, बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी 10th के स्टूडेंट से के लिए इस चैनल पर आपके एग्जाम से पहले सारे वीडियो को, आपके बायो के सभी चैप्टर्स को अपलोड किए जाएंगे। आज हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 1 यानी कि पहला लेक्चर शुरू किए हैं। इसके बाद फिर से इसको खत्म करने के बाद हम लोग नए चैप्टर्स को शुरू करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी बोर्ड की तैयारी बेहतर ढंग से चलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिंक मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को और उसके साथ आप अपनी पढ़ाई के बेहतर ढंग से अपने घर बैठे तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चलिए आज हम लोग 10th का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर्स में यहां आपको जो भी जनरेशन से रिलेटेड यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला कैरेक्टर किस तरह से जा रहा है, कौन सा कैरेक्टर जाएगा और कौन सा कैरेक्टर नहीं जाएगा, इस सब चीज के बारे में हम लोगों को बायोलॉजी का जो ब्रांच इस चीज का जानकारी देता है उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले आप समझेंगे कि जेनेटिक्स आखिर है क्या। जेनेटिक्स का बात करें अगर तो क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ध्यान देंगे जरा कि क्या कहा गया कि बायो का ऐसा ब्रांच जिसमें क्या किया जाएगा, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी, उसको हम लोग कह देंगे क्या, जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, तो दोनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस, उसके बाद देखेंगे वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस का अगर बात करें क्या होगा तो देखिए जरा कि अगर कोई नियोनेट है, नियोनेट समझते हो क्या होता है? नियोनेट किसको कहेंगे? न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग क्या कह देते हैं, नियोनेट। तो जो नियोनेट है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो कहा क्या जाता है कि इसका जो चेहरा है वो पीछे के किसी जनरेशन से मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में मदर से मिल सकता है, फादर से मिल सकता है, अंकल से मिल सकता है, मैटरनल अंकल से मिल सकता है, मामा जिसको कहते हो, ठीक है। इसके अलावा मौसी से मिल सकता है। मतलब उस नियोनेट का कंपेयर किया जाता है कि उसके जनरेशन के किसी एक पर्सन से उसका कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो कैरेक्टर मिल रहा है तो कैरेक्टर मिला कैसे, यानी कि पीछे के जनरेशन से वो इस जनरेशन में ट्रांसफर हुआ। बोलो, पीछे के जनरेशन से वो इस जनरेशन में क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इसी को हम लोग यानी कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है यानी कि ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर पीछे के जनरेशन से ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इनहेरिटेंस। बात समझे? अब देखिए ये ट्रांसफर हुआ तो इनहेरिटेंस कहे, और इस ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर के ट्रांसफर होने का प्रोसेस है उसको हम लोग नाम देते हैं हेरिडिटी। क्या नाम देते हैं उसको? हेरिडिटी। ध्यान देंगे, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को आपके लेवल में इंटरचेंजेबल यूज किया जाता है, एक दूसरे के जगह पर यूज कर लिया जाता है। बात समझ गए ना? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन बराबर भी नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन बराबर भी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ध्यान देंगे हेरिडिटी का अगर बात करेंगे, यहां देखिए आपका चैप्टर का नाम यही ना,
हेरिडिटी। हेरिडिटी ही है आपका चैप्टर का नाम। यहां ध्यान दीजिए, इनहेरिटेंस क्या कहे? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, फेनोमेनन इज कॉल्ड। और हेरिडिटी का बात करें तो प्रोसेस ऑफ, अब एक ही चीज आगे में लगा, क्या? प्रोसेस। जिस प्रोसेस के थ्रू वो जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारा कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, उसको क्या कह देंगे? हेरिडिटी। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और जेनेटिक्स, इस तीनों टर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? क्या कहे? जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायो व्हिच डील्स अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो हमको क्या देगा? वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी दे रहा है, उसको हम लोग क्या देंगे? जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। एंड द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड, समझे? प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। बात समझ गया? चलिए, अब इसके बाद क्या आता है? एक और टर्म है आपके पास, वेरिएशन। एक और टर्म है जेनेटिक्स से ही, वेरिएशन। क्या है वेरिएशन? क्या है वेरिएशन? जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया था तो वहां बताया गया था कि क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होगा। याद है? मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन हुआ, और उस दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन, और उसके बाद क्या होगा कि वो न्यू बेबी का फॉर्मेशन करेगा। ये बात हम लोग पीछे की क्लास से पीछे के चैप्टर से जानते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो मेल का गैमेट आया और फीमेल का गैमेट आया, तो मेल के गैमेट का अपना एक कैरेक्टर होगा, बोलो, और फीमेल के गैमेट का अपना एक कैरेक्टर होगा। बात समझे? मेल के गैमेट का जो अपना कैरेक्टर और फीमेल के गैमेट का जो अपना कैरेक्टर है, उस दोनों का जब होगा मिक्सअप, तो मिक्सअप जब होगा तो वो क्या करेगा? कुछ नया कैरेक्टर को क्या करेगा? इवॉल्व करेगा, नया कैरेक्टर को जन्म देगा ना। तो वो जो नया कैरेक्टर बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन। इसी को क्या कहते हैं? बात समझ में आई? अब देखिए, वेरिएशन ऐसा कैरेक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करता है कि उसके खुद के ही स्पीसीज से अलग करता है। जैसे हम सभी लोग ह्यूमन हैं, तो क्या हमारा सभी ह्यूमन का कैरेक्टर एक जैसा है? अरे बोलो, नहीं है। कैरेक्टर एक जैसा नहीं है, मतलब क्या? वैरी हम लोग एक दूसरे से, वेरिएशन हम लोगों में देखा जा रहा है। बात समझे? बात समझे या नहीं समझे? तो इसी प्रोसेस को हम लोग, ये जो कैरेक्टर है, मतलब जिसके कारण हम लोगों में क्या होता है? विभिन्नता, यानी कि अलग अलग तरह का कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वेरिएशन कहते हैं। बताओ, ये टर्म क्लियर है? ये टर्म क्लियर होगा तभी आगे का सारा चीज आपको समझ में आना है। यहां तक सब कुछ क्लियर? जेनेटिक्स क्लियर, इनहेरिटेंस क्लियर, हेरिडिटी क्लियर, और इसके बाद वेरिएशन क्लियर। बात समझे? चलिए, अब आप जरा देखिए, आपके चैप्टर्स में ही एक और टर्म छुपा हुआ है, इवोल्यूशन। ध्यान देंगे, इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं? इवोल्यूशन के बारे में जब आपसे पूछा जाता है ना, तो जनरली आप कह देते हैं, या आपको पढ़ाया ही ये जाता है कि क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का पीछे के जनरेशन से, यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बनने का जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। ये आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको बता दे, ये बिल्कुल भी जो है इवोल्यूशन नहीं है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग आगे, लेकिन फिलहाल में आप ये समझिए कि इवोल्यूशन वो नहीं है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन है क्या? तो किसी भी, ध्यान देंगे, इवोल्यूशन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या है? अलग अलग तरह का कैरेक्टर प्रेजेंट है। लेकिन क्या वो सारा कैरेक्टर एक साथ खुलता है? नहीं खुलता है। वो क्या होगा? समय आने पे क्या होगा? खुलेगा।
समय आने पे वो कैरेक्टर आपको दिखना शुरू होगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल में ले तो हमारा जो मतलब हम लोगों का जो पीछे का जनरेशन है, वहां पर उस पर्सन को मोबाइल चलाने नहीं आता था। तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी जो थे, वो जब मेरे उम्र में या तुम्हारे उम्र में थे तो उस समय में उनको मोबाइल चलाने नहीं आता था, लेकिन आज उनको जरूरत पड़ा तो वो क्या स्क्रीन टच यानी कि एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। वही है इवोल्यूशन। वही क्या है? इवोल्यूशन। वो कैरेक्टर उस आदमी में था, लेकिन कभी उसको उस चीज का जरूरत नहीं हुआ तो वो उसका उपयोग नहीं किए, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जरूरत हुआ तो वो क्या हुआ, आ चुका है। यानी कि अनफोल्डिंग ऑफ हिडन कैरेक्टर, अनफोल्डिंग ऑफ हिडन कैरेक्टर, छुपे हुए कैरेक्टर का समय के साथ खुलने का जो प्रोसेस है, इसको आप कहेंगे इवोल्यूशन। समझे बात को? बढ़े आगे। तो ये आपके एक चैप्टर का जो समरी है, ये आपको यहां समझ में आ जाना चाहिए कि चैप्टर सम को चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। बात समझ गए? सबसे पहले क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स, ये तो आपका टॉपिक ही है, ठीक है। इसके बाद इनहेरिटेंस पढ़ना है, कैरेक्टर जा रहा है, कैसे जा रहा है, प्रोसेस देखना है। क्यों नहीं गया कुछ कैरेक्टर, या क्यों लोगों में, क्यों ऑर्गेनिज्म में, एक ही स्पीसीज के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है वो क्यों डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आया क्यों? आखिर कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। वेरिएशन का आना जरूरी तो है नहीं। नेचर हमेशा किसको सेलेक्ट करती है? जो काम का चीज है। नेचर के अनुसार अगर कोई चीज अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है तो उसको क्या किया जाता है? नेचर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, नेचर उसको हटा देती है। खत्म कहानी उसका। आगे पढ़ेंगे हम लोग डार्विनिज्म, यही कहा था। नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि आपका जो, अगर आप नेचर के साथ एग्जिस्ट किए तो आप जिंदा रहेंगे, मतलब आप अस्तित्व में बने रहेंगे, आपका एग्जिस्टेंस रहेगा। और अगर आप नेचर के साथ एग्जिस्ट नहीं किए तो नेचर हमेशा आपको क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है। बात समझे? बात समझे ना? तो उसके कारण क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन। वो सारा आ रहा है वेरिएशन के कारण हो रहा है, ये सारा चीज देखेंगे आगे। और इसके बाद आता है क्या? इवोल्यूशन, अनफोल्डिंग ऑफ हिडन कैरेक्टर थ्रू आउट द टाइम, यानी कि समय बढ़ते जाएगा, कैरेक्टर जो हिडन कैरेक्टर है वो खुलते जाएगा, दिखते जाएगा। इसको हम लोग कह देते हैं इवोल्यूशन। बात समझे? चलिए, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा यहां थ्योरी दिया गया है हेरिडिटी और इवोल्यूशन में। जो सबसे मेन है वह ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन नहीं कहा जा रहा है, जोहन कहा जा रहा है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ध्यान देंगे। ग्रेगर जॉहन मेंडल के बारे में आते हैं हम लोग आगे, लेकिन उससे पहले हम लोग वेरिएशन का टाइप देखेंगे। वेरिएशन का टाइप, ये जो वेरिएशन हमारे पास है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। क्या सब? तो सोमैटिक और जर्मिनल। सोमैटिक और सोमैटिक एंड जर्मिनल, ध्यान देंगे, कुछ नहीं है। सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन, ध्यान देंगे। सोमैटिक वेरिएशन क्या है और जर्मिनल वेरिएशन क्या है? तो देखिए जरा, हम लोगों के सेल में, 9th में आपको सेल पढ़ा गया। सेल में आपको बताया गया था कि हमारे बॉडी में दो तरह का सेल है। क्या सब? एक सोमैटिक सेल, दूसरा जर्म सेल। बताया गया था, एक सोमैटिक सेल और दूसरा जर्म सेल। जो सोमैटिक सेल है वो वैसा सेल, मतलब सोमैटिक सेल किसको कहेंगे ये समझिए, वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात समझे? वैसा सेल जो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोमैटिक सेल कहेंगे। और अगर कोई सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना तो उसको हम लोग जर्मिनल सेल कहेंगे, उसको हम लोग जर्मिनल सेल कहेंगे। ये बात पता चला? सोमैटिक और जर्मिनल पता चला। तो अब देखिए जरा, वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन क्या होगा और जर्मिनल वेरिएशन क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, सोमैटिक सेल में वेरिएशन के कारण, मतलब बदलाव के कारण अगर कोई वेरिएशन हम लोगों में देखने के लिए मिलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोमैटिक वेरिएशन। यानी कि ये आगे के जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे समझिए, आप एग्जांपल समझिए सोमैटिक वेरिएशन को। ऐसा वेरिएशन जो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ स्पेन में अपने इन्वायरमेंट से वो वेरिएशन क्रिएट करता है। जैसे हम आज अगर पढ़ा रहे हैं तो हम जब जन्म लिए तभी से हमको पढ़ाना नहीं आ रहा था। हम क्या किए? अपने इन्वायरमेंट से इस कैरेक्टर को गेन किए।
मतलब सीखे पढ़ाना। बात समझे, हम मेहनत किए, हम इन्वायरमेंट से गेन किए और आज हम पढ़ाना सीखे, इस तरह का जो वेरिएशन है इसको हम लोग सोमेटिक वेरिएशन कहेंगे। अब देखिए इसका खासियत यह है कि ये कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, ये कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। आगे आपको लेमार्किज्म पढ़ाया जाएगा, आपको याद रखना, वहां फिर से इसका काम होगा। लेमार्किज्म इस कैरेक्टर को अगले जनरेशन में ट्रांसफर करा दिया था ऑगस्ट वेस्टमैन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, उसके बातों को गलत काटा गया, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आप ये समझिए कि क्या होगा कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अब अगर जो मेरा अगला नेक्स्ट जनरेशन आएगा, जरूरी नहीं है कि उसमें ये कैरेक्टर पहले से डेवलप हो। बात समझ रहे हो, वो हो सकता है कि उसको पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं आए। बात समझ गए ना। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। लेकिन क्या उसका जो संतान है, उसका जो अगला पीढ़ी, अगला जनरेशन है, क्या वो उसके हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर को उपलब्धि मिली, उस हिसाब से उपलब्धि उसके संतानों को मिली है? नहीं। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर दोनों अपने इन्वायरमेंट से उस कैरेक्टर को गेन किए और उसके अगले जनरेशन में वो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हुआ है। बात समझ गए ना। तो सोमेटिक वेरिएशन इसी तरह का वेरिएशन है। अगला हमारे पास क्या है? जर्मिनल वेरिएशन। ये ऐसा वेरिएशन है जो हम लोगों के जर्म सेल को इफेक्ट करता है, यानी कि जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस सेल में अगर वेरिएशन आ गया तो उसको हम लोग जर्मिनल वेरिएशन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जर्मिनल वेरिएशन। और ये वेरिएशन आगे के जनरेशन में ट्रांसफर होगा। ये जनरेशन आगे, सॉरी, ये वेरिएशन आगे के जनरेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? जर्मिनल वेरिएशन। यानी कि ये मदर या फादर है, यानी कि पैरेंटल, सॉरी हाँ, पैटर्नल या मैटरनल कैरेक्टर के कारण क्रिएट हुआ है हम लोगों में, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? जर्मिनल वेरिएशन। बात समझ में आई? अब देखिए आगे हम लोग जर्मिनल वेरिएशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए। क्या सब? तो जर्मिनल को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया, यह है आपका कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। क्या ध्यान देंगे? क्या किया गया? या वेरिएशन को दो पार्ट में पहले डिवाइड किए, सोमेटिक और जर्मिनल। इसको फिर से जर्मिनल को क्या किया? फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस वेरिएशन क्या है और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन क्या है, इसको जरा आप समझिए। कंटीन्यूअस वेरिएशन को हम लोग फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन के भी नाम से जानते हैं। कंटीन्यूअस वेरिएशन कहिए या फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन कहिए। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, कंटीन्यूअस वेरिएशन क्या होगा? दीज वेरिएशन आर अनस्टेबल एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये अनस्टेबल है, ये जो है ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये कभी क्या होगा? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा। आपको यहां बताया गया ना, जर्मिनल जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है, बताया गया ना, लेकिन इसका कंटीन्यूअस नहीं होगा। कौन सा होगा? तो डिसकंटीन्यूअस जो वेरिएशन होगा वो स्टेबल है, और वो क्या होगा? एक जनरेशन से, मतलब पीछे वाले जनरेशन से फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? ट्रांसमिट किया जाता है। बात समझे? बात समझे? वेरिएशन समझ में आ गया? क्लियर है वेरिएशन का कंसेप्ट? बढ़े आगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन पे। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन कि वेरिएशन का विशेषता क्या है? क्या वेरिएशन जरूरी है? क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या वेरिएशन जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? Why variation is essential? Why variation is essential? इसी को हम लोग यहां देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन क्या सब है? चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का सिग्निफिकेंस क्या, यानी कि व्हाई वेरिएशन इज एसेंशियल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन यहां आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई वेरिएशन इज इसेंशियल, वेरिएशन इसेंशियल क्यों है, वेरिएशन इसेंशियल क्यों है। तो ध्यान दीजिए, वेरिएशन का जो सबसे पहला रोल है ना, तो ये है कि वेरिएशन इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बात समझे क्या कहे, अडॉप्ट देमसेल्व्स इनटू चेंजिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहला हम लोग यहां लिख रहे हैं अडॉप्ट, अडॉप्ट देमसेल्व्स, देमसेल्व इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या, सरवाइव करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वेरिएशन आना चाहिए। कहोगे ये क्या बात हुई, ये क्या बात है कि सरवाइव करने के लिए हम लोग को चेंजिंग का जरूरत है, तो बिल्कुल है। कहोगे क्यों है, तो अब ऐसे समझो, अगर मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन पीछे वाला जनरेशन, माता पिता जो है, वो क्या था कि 10 to 20 डिग्री टेम्परेचर पर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जीवित रह सकता था। बात समझे क्या कहे कि 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर जब था डिग्री सेल्सियस में, तो वो उसका पैटर्नल जो जनरेशन था, माता पिता वाला पीढ़ी, वो जिंदा था। लेकिन अब जरूरी तो नहीं ना कि हर समय टेम्परेचर उतना ही रहे जितना तब था। टेम्परेचर क्या होगा, बदल सकता है। टेम्परेचर क्या हो सकता है, बदल सकता है। अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर हो गया कितना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तब बहुत ज्यादा हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर वो ऑर्गेनिज्म जिसका पेरेंटल जनरेशन 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पर जीवित था, लिविंग था, अब वो तो नहीं ना है, अब तो उसका नेक्स्ट जनरेशन है और टेम्परेचर 50 डिग्री है। अगर वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडप्ट नहीं किया, मतलब अपने आप को नहीं बदला, तो क्या वो जिंदा रहेगा, रहेगा नहीं। काहे, क्योंकि सर उसका तो पेरेंटल 10 डिग्री पे ही जिंदा था। अब अगर वो अपने आप को नहीं बदलेगा तो 60 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो वो तो मर ही जाएगा ना। तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है, क्या, अडॉप्ट देमसेल्व्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते हुए पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उस किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन का आना जरूरी है। बात समझ गए, वेरिएशन। अगला, इट फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, इवोल्यूशन इज द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल समझते हो, रॉ मटेरियल, मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन क्या है, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन क्या, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन क्या है, पता नहीं, ध्यान देंगे जरा। रॉ मटेरियल कहने का मतलब क्या है, एक बार हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी इसका चर्चा कर चुके हैं। रॉ मटेरियल का कच्ची सामग्री, किसी चीज को बनाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए जो सबसे पहला जरूरत हम लोगों का है ना, उसी को हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। जैसे एग्जांपल अगर आप लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक घर है, एक घर बनाना है हमको, एक घर बनाना है, तो उस घर को बनाने में हमको क्या चाहिए, ईंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, सरिया चाहिए। तो ये सारा क्या है, रॉ मटेरियल फॉर हाउस। ये सब क्या है, घर बनाने के लिए एक कच्चा पदार्थ है, कच्ची सामग्री है। तो ये जो कच्ची सामग्री है, उसी तरह से इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन क्या है, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल। यानी कि अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं समझे बात। अब एग्जांपल दिए ना पिताजी वाला, कि पिताजी मोबाइल चलाना सीखे, जब उसको जरूरत हुआ तो उसमें बदलाव आया ना, वेरिएशन आया ना, कि पहले मोबाइल चलाना चाह ही नहीं रहे थे या उनको जरूरत ही नहीं था, तो इसीलिए इवॉल्व नहीं हुए। लेकिन अब मोबाइल चलाना चाह रहे हैं, उनको मोबाइल का जरूरत है, तो क्या हुआ कि वो इवॉल्व कर गए और मोबाइल चलाना सीख गए। बात समझे। तो रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, यानी कि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन के कारण ही क्या है, हमारा इवोल्यूशन संभव है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझ गए। चलिए, इट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू फेस द स्ट्रगल,
टू फेस द स्ट्रगल, इनेबल द ऑर्गेनिज्म। नंबर 3 में enables the organism to face the struggle to existence, struggle to existence, या टू एग्जिस्ट भी कह सकते हो, या फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या बात की अभी तुरंत इसके बारे में फिर से बात किए थे पहले ही। क्या कहे थे कि अगर वेरिएशन आएगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इनेबल होगा किस चीज के लिए, फॉर फेस द स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष को झेलने के लिए। अगर वेरिएशन आएगा तभी ना संघर्ष कर सकता है। जैसे मान के चलिए टेम्परेचर का बात अभी किए, टेम्परेचर बढ़ गया तो स्ट्रगल करेंगे ना, उस टेम्परेचर में स्ट्रगल करेंगे ना, तभी ना जाकर के उसको फेस कर पाएंगे और उसके बाद एग्जिस्ट कर पाएंगे। फेस कर लिए, स्ट्रगल किए, उस स्ट्रगल को फेस कर लिए, और जब फेस कर लिए तो हमारा जो है एग्जिस्टेंस है वो क्या होगा, बना हुआ रहेगा। अगर क्या हुआ, अगर नहीं हुआ और हम फेस नहीं कर पाए तो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। बात समझ गए? तो ये कहानी है इसका तीसरा। अगले, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। देखिए बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी है, ऊपर आपको हेरिडिटी बताया गया है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में हम लोग देखे अभी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब यहां क्या है कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं हो पाया। क्यों हुआ, क्यों आया, क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं हो पाया। अगर कैरेक्टर ट्रांसमिट हो जाता तो फिर क्या होता, अरे अगर कैरेक्टर ट्रांसमिट हो जाता तो क्या होता, वेरिएशन आता, नहीं आता, वेरिएशन नहीं आता। यानी कि बेसिस किसका हो गया, हेरिडिटी का। बात समझ गए ना? चलिए अगले नंबर पे आते हैं। इट आल्सो लीड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेट्स, नए कैरेक्टर को आने के लिए या जीवित रहने के लिए वेरिएशन जरूरी है। नए कैरेक्टर के आने के लिए क्या है, वेरिएशन जरूरी है। ध्यान देंगे जरा, इट आल्सो लीड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेट्स, न्यू ट्रेट्स क्या लिखते हैं इस तरह, also lead to existence of new traits। इसको आप एग्जांपल से समझेंगे, इतना रट्टा लगाने से बढ़िया ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि कोई एक फार्मर है, मान लेते हैं कोई एक फार्मर है, बात समझे। उसका क्या है कि अगला जनरेशन है कोई, उसका बेटा या उसकी बेटी। अगर वेरिएशन नहीं आता तो सोचो क्या होता, अगर वेरिएशन नहीं आता तो उसका जो अगला जनरेशन होगा, वो पीछे का जनरेशन उसका फार्मर था, यानी कि उसके पेरेंट फार्मर थे, तो वो बच्चा भी क्या होगा, फार्मर होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं। हो सकता है कि उस फार्मर का बेटा आईएएस भी बन जाए, हो सकता है आईपीएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, कुछ बन जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस फार्मर का बेटा उस फार्मर से भी नीचे वाली स्थिति में पहुंच जाए। मतलब क्या, वेरिएशन दो तरह का हो गया फिर क्या सब, एक जो जरूरी है, मतलब जो बेहतर है, अच्छा है, और एक जो खराब है। मतलब जो बेहतर वेरिएशन हुआ वही इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बात समझे ना? जो खराब वाला वेरिएशन हुआ उसके कारण क्या हुआ, कोई भी इवोल्यूशन आपको कम से कम देखने के लिए नहीं मिलता। वेरिएशन तो मिलता है देखने, लेकिन इवोल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बात समझे? तो यहां क्या कहा गया, अल्सो लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेट्स, यानी कि वही बात कि एक फार्मर का बेटा आईएएस बन गया, मतलब ये न्यू ट्रेट का क्या हुआ, ओरिजिनेशन हुआ। तो वेरिएशन आया तभी तो हुआ, अगर वेरिएशन नहीं आता तो ये ट्रेट्स आपको देखने के लिए मिलता ही नहीं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ, कुछ भी? बढ़िया आगे चलिए। अब हम लोग जरा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे, लॉ ऑफ मेंडल या ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में। चलिए आगे हम लोग जरा मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले
ग्रेगर जॉन मेंडल ये थे कौन, इसका जरा जो है थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। जॉन नहीं कहा जा रहा है, याद रखना आपको, जोहन कहा जा रहा है, ग्रेगर जोहन मेंडल। बात समझ गए। जनरली आप इसको पढ़ते हैं जॉन मेंडल और आपको ऐसा लगता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ये पूरा इसका नाम है, पूरा नाम नहीं है। याद आपको ये रखना है कि इसका नाम जोहन मेंडल ही है। ग्रेगर इसको मिला हुआ उपाधि है। पादरी को उपाधि मिलता है किस चीज का, ग्रेगर का। बात समझ गए। तो मेंडल जो थे ये पादरी का भी काम किए। पादरी समझते हैं ना, चर्च में जो फादर रहते हैं उसी को कहा जाता है पादरी। क्रिश्चियन लोगों के चर्च में जो पुजारी जिसको कहते हो ना, वही क्या है, वही है फादर या वही है ग्रेगर। बात समझ गए ना। चलिए ध्यान देंगे जरा। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो बहुत ज्यादा मतलब धनी परिवार में नहीं हुआ था। एक छोटा सा जो गरीब परिवार, जो फार्मर परिवार में हुआ था, किसान परिवार में, ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में। दोनों याद रखना, नाम देश का नाम था ऑस्ट्रिया और जो शहर था वो था ब्रुन। बात समझ गए। वहां जन्म हुआ एक छोटा सा परिवार में। उसके पिताजी अपने जीवन यापन के लिए जो है वो खेती बाड़ी किया करते थे और साथ के साथ पशुपालन और फूल वगैरह लगाने का काम करते थे। ये फूल वगैरह लगाना ही मेंडल को क्या किया कि नेचर के तरफ यानी कि प्रकृति के तरफ आकर्षित किया, कि लगातार फूल के साथ एक्सपेरिमेंट, लगातार अलग अलग तरह का जो प्रोसेस उसके फुलवारी में होता, तो उससे वो क्या हुआ कि उस चीज के तरफ और ज्यादा आकर्षित हुआ। बात समझ गए। जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी जो उसका स्टडी था या मिडिल स्टडी या फिर हायर सेकेंडरी स्टडी, ये सारा उसी आसपास में हुआ, ऑस्ट्रिया के ही किसी शहर में। उसके बाद ये जो है वो ज्वाइन किए क्या, तो चर्च ज्वाइन कर ली। चर्च में इसकी बुद्धिमती को या फिर जो इसका मतलब कैपेसिटी था, मेंटल कैपेसिटी, इसको देखते हुए इसको क्या किया गया कि आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। बात समझ गए। कॉलेज वगैरह में, जिसको विश्वविद्यालय आप कहते हैं, वहां पर क्या किया गया, इसको एडमिट कराया गया। वहां से पढ़ने के बाद, ध्यान दीजिए, इसी बीच में पादरी का काम कर लिए। वहां से पढ़ने के बाद कुछ समय तक फिजिक्स का लेक्चरर रहे, मन नहीं लगा, मैथ के सेक्टर में इंटर किए। लगातार उस समय में जेनेटिक्स एक मुद्दा बना हुआ था। जेनेटिक्स एक मुद्दा बना हुआ था कि क्या है ऐसा चीज जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर के जा रहा है। लोगों के पास केवल इसका जवाब एक ही था, इसका कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका कारण क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा कोई कारण लोगों को पता नहीं था। लोग केवल यह समझ रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन जो है वो कैरेक्टर में यानी कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन का काम कर रहा है या कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग को पता क्या था, कि हम लोग को ये पहले से पता था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, कैरेक्टर एक मतलब एक मेल कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर दोनों आकर के क्या हुआ, कंबाइंड हुआ, फ्यूजन हुआ और वो नया कैरेक्टर बना दिया। तो वेरिएशन का कारण हम लोग के पास अल्टीमेट एक ही था। आप समझ गए। तो हम लोग यही मान रहे थे या फिर उस समय का जो लोग था वो यही मान रहा था कि वेरिएशन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वेरिएशन का कारण है या फिर इनहेरिटेंस का कारण है। लेकिन बात ऐसा नहीं था, बात ऐसा नहीं था। तो बात क्या था, तो इसी बात पे चर्चा चल रहा था। तो इसका जो है जेनेटिक्स में इसके बाद जो है ध्यान देंगे, फिजिक्स के लेक्चरर बने, मैथ के लेक्चरर बने और थियरी आकर के कहां दिए, बायो में। और ऐसा थियरी दिए कि पूरा बायोलॉजी के सिस्टम को जो है एकदम हिला करके रख दिए थे। एक बात आपको बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इसके थियरी को इसके जीते जी जो है मान्यता नहीं मिली। मतलब इसके मरने के 30 साल के बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिक, ह्यूगो डिब्रिस, एरिक वॉन टेस्मार्क और कोरेंस, 3 साइंटिस्ट थे। कौन सा, ह्यूगो डिब्रिस, नाम याद रखना है, सीट में नहीं लिखा गया। ह्यूगो डिब्रिस, एरिक वॉन टेस्मार्क और उसके बाद कोरेंस। ये 3 साइंटिस्ट इसके मरने के 30 साल बाद क्या किया कि इसके एक्सपेरिमेंट को फिर से लोगों के सामने रखा। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क उसको कहा जाता है। बात समझ गए ना। तो रीडिस्कवरी इसी तीनों वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कारण क्या रहा कि मेंडल को जो है क्या किया गया, मेंडल को जो पहचान नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था, इसका कारण क्या रहा। तो इसका कारण बहुत सारा था। क्या सब कारण, तो इसका कारण था सबसे पहला कि मेंडल जो है अपने कार्य में उतना ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाते थे। एग्रेसिवनेस समझ ही रहे, एग्रेसिव नहीं थे कार्यों को लेकर के, अगला आदमी जो कह दिया वही ठीक, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ना तो साइंटिफिक था और ना ही बायोलॉजिकल था।
साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, तो वो जो है क्या करते कि इस तरह से एग्रेसिवनेस नहीं दिखा पाते, और ना ही बायोलॉजिकल था। अगर हम मैथ में कुछ कहे तो लोग हो सकता है कि अगला आदमी हमको दबा दे, कहे कि नहीं आप जो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम मैथ जो है, मेरा बैकग्राउंड मैथ नहीं है। लेकिन अगर हम बायो में कुछ कहे तो लोग मेरे बातों को दबाने से पहले अगर हम गलत भी कहेंगे तो क्या होगा कि लोग उसको कहने से पहले जो है क्या करेंगे, सोचेंगे। एग्रेसिवनेस का कमी था। दूसरा कि जिस समय में मेंडल के वर्क का डिस्कवर हुआ था, मेंडल जिस समय में अपना एक्सपेरिमेंट दे रहे थे, उस समय में डार्विन का थियरी आया था। आपको पढ़ना है डार्विनिज्म। डार्विन का थियरी पूरे विश्व में तहलका मचाया था, जिस कारण से मेंडल के कार्यों को वो ख्याति नहीं मिल पाई। इसके अलावा मेंडल जहां पर अपना ये थियरी प्रकाशित करते थे, जिस पुस्तिका में, जिस बुक में, वो ज्यादा लोगों के पास पहुंचता ही नहीं था। पत्रिका आता है, पत्रिका उस समय में, अभी भी आता है साप्ताहिक पत्रिका, वहां पर तो जो ज्यादा अगर मान के चलते हैं, ऐसा समझिए कि क्या किया जाए कि अगर आपको क्या करना है कि अपनी बातों को बहुत लोगों तक पहुंचाना है, तो एक ही माध्यम है आपके पास, अखबार, पेपर, जिसको पढ़ते हो पढ़े। तो पेपर भी अलग अलग तरह का, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये दोनों पेपर क्या बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है। तो अगर वहां हम एडवर्टाइजमेंट कर दे तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा। लेकिन एक ऐसा पेपर में प्रकाशित कर दे, अपना हम लोग पब्लिश कर दे, जो 4 लोग के पास जा रहा है एक शहर में। तो बस इसी तरह का कहानी मेंडल के साथ हुआ। बात समझ गए ना? तो ऐसा और भी बहुत सारा कारण है जो आगे के क्लास में जाकर के आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल में आप इतना 2 या 4 जो भी कैरेक्टर आपको बताया गया, आप उसको याद रखिए। आपको जो है ये काम में आएगा कि क्यों मेंडल को जो है वो ख्याति नहीं मिला। मरने के 30 साल के बाद क्यों मेंडल के बातों को समझ नहीं पाया था उससे पहले लोग। उसका कारण एक ये भी रहा कि मेंडल अपने थियरी में, उसका बैकग्राउंड मैथ था, और अपने थियरी में वो क्या करते कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंक्लूड करवा दिए थे। ये भी एक समस्या रहा मेंडल का। बात समझ गए? इसके अलावा मेंडल अपने कार्य से, मतलब अपने समय से, जिस समय में मेंडल थे, उस समय से लगभग 100 साल आगे का बात मेंडल कर रहे थे। अब सोचो जरा 1 मिनट के लिए, आज अगर तुमसे हम बात करें कि 100 साल बाद क्या होगा, तो तुम मेरे बात पे विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो मेंडल के बात पे लोग कैसे कर लेता? तो लगभग 100 साल आगे चल रहा था मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट से। बात समझ गए? जिस समय में वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना, उस समय से लगभग 100 साल आगे का बात चल रहा था। इसलिए जो है मेंडल को इतना ज्यादा ख्याति उस समय में नहीं मिली। लेकिन मेंडल ये क्या कह गए थे कि आज इस बात को लोग नहीं समझ रहा, लेकिन जिस समय में ये बात लोगों को समझ में आएगी, ये जेनेटिक्स का बेस बनेगा, आधार बनेगा, और वो बना। और आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और आगे भी कई जनरेशन तक पढ़ते रहेंगे। समझ गए? तो यही सारा कहानी है मेंडल के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले क्लास में हम लोग इसका पहले इसका कुछ ट्रेड्स यानी कि कुछ टर्म है जो मेंडल के द्वारा यूज किया गया, वो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।